हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक दिया हुआ अपने को टाइम एंड वर्क बोलकर। ऑलमोस्ट आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि अपन जितने भी कॉम्पिटिटिव, जैसा फॉर एन एग्जांपल अगर आप कोई बैंकिंग का एग्जाम देते हो और कोई एमबीए, मान लो आप कोई रेलवे का एसएससी का कोई भी अगर आप एक competitive exam आप दे रहे हो, तो आप ऐसा एज्यूम में कम से मार्क का एक क्वेश्चन कम से कम रहेगा। कुछ एक टाइम एंड वर्क का भी एक क्वेश्चन आता है और टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट बन परसेंट कंसेप्ट टॉपिक का सेम चलता है, तो एक क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम के ऊपर भी वहां को है। मिस अगर आप सोचते हो तो ये टॉपिक वेटेज एमबी एंट्रेंस का एग्जाम होता है तो अराउंड को वहां पर है, आपने इसको ध्यान रखेगा। ठीक है, कंसेप्ट बहुत सिंपल सा जनरली कि मान लो फॉर एन एग्जांपल सपोज ए बी सी बोलो, राम और श्याम बोलो, इस टाइप के 2 पर्सन है, 3 पर्सन है। ठीक है, और इन लोगों को कोई का कंप्लीट कितना टाइम लगता है, इंडिविजुअली ऐसी फॉर्मेशन दी है। कंबाइन में टाइम कितना लगेगा, कभी कभी कंबाइन में टाइम कितना लगता है देते हैं, इंडिविजुअल टाइम कितना लगेगा ऐसा पूछते हैं। इस टाइप से अलग अलग कंसेप्चुअल बेस वहां पर क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। कुछ एग्जाम्स में जैसा जो ऑफिस एक डीआई का फुल फ्लेज 5 क्वेश्चन सेट भी अपने को बन सकता है। ठीक है ना, बट उस टाइप का अगर बैंकिंग के आता है, अगर उस टाइप इसके ऊपर बन जाए तो फुल फ्लेज एक डीआई का पूरा सेट 5 क्वेश्चन का आपको वहां पर आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। मीन ये टॉपिक का जो वेटेज बनता है इट डिपेंड्स ऑन एग्जाम, अलग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 1 to 5 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कहीं पर एक, कहीं पर दो, कहीं पर फुल फ्लेज 5 क्वेश्चन का सेट भी बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो टॉपिक अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन एकदम बेसिक से इसको शुरू करते हैं, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, तो जैसा मान लो फॉर एन एग्जांपल पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बोल दिया, इफ सपोज कोई पर्सन है राम, मान लो एग्जांपल राम का एग्जांपल लेता हूं। राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, इन 10 days। अब देखो राम एक काम को 10 days कंप्लीट करता है। राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ऐसा दिया। सो मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है कि वर्क डन बाय राम, राम इन 1 day क्या रहेगा। अब देखो राम को टोटल वर्क कंप्लीट करने में 10 days का टाइम लगता है, कितने डेज का, 10 days का। सो हिम इन, और वर्क डन बाय राम इन में कितना काम करेगा। तो देखो एकदम सिंपल सिंपल पैटर्न पे आपको सोचना, टोटल काम कितना था उसका, 10 days का। आउट ऑफ दैट 10 days उसने कितने दिन वर्क किया, ओनली फॉर 1 day, तो 1 out of 10, तो यहां लिखा जाएगा 1 day out of 10, ये होगा वर्क डन इन 1 day। सिमिलरली सपोज मैं अगर पूछता हूं वर्क डन इन 5 days, वर्क डन इन 5 days, तो ये बन जाएगा अपना 5/10। सपोज कहीं पर पूछ ले वर्क डन बाय हिम इन 7 days, तो आंसर बनेगा 7/10। इस टाइप का वर्किंग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये अपना पॉइंट नंबर 1। टोटल टाइम 10 days लगता है, टोटल टाइम कितना लगता है उसको, 10 days। तो एक दिन में काम करेगा तो 1/10, 5 days में करेगा 5/10, 4 days में करेगा 4/10, 3 days में करेगा 3/10। टोटल लगने वाला टाइम आपको नीचे लिखना है। जैसा स्कूल में मार्क्स मिलते थे ना बचपन में, स्कूल में टेस्ट वगैरह होती है तो टोटल मार्क्स नीचे आते हैं, तो आउट ऑफ टोटल अपने को कितने मिले ऊपर लिखते हैं। सिमिलरली टोटल रिक्वायर्ड टाइम जो भी रहेगा वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, एंड आउट ऑफ दैट टोटल टाइम आपने कितने दिन वर्क किया ये आपको न्यूमरेटर में ऊपर लिखना है, वो बराबर आपका टाइम मिल जाता है। पॉइंट ध्यान रखो। एक पॉइंट नंबर 2, सपोज फॉर एन एग्जांपल पॉइंट नंबर 2, इफ, अब देखो मैंने आपको बोल दिया मान लो राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड श्याम कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन
20 डेज। अब देखो, राम को एक काम कंप्लीट करने में 10 डेज का टाइम लगता है। राम वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड श्याम कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ऐसा आपने को दिया, राम को 10 का टाइम लगता है, श्याम को 20 डेज का टाइम लगता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ वर्किंग टुगेदर उन दोनों को वर्क कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना, अगर ये दोनों एक साथ में वर्क करते हैं, राम एंड श्याम एक साथ में अगर काम करते हैं, सो इन दोनों को वो पूरा वर्क कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा। तो बहुत सी बार कंफ्यूजन में लोग क्या करते हैं, इसको 10 डेज, इसको 20 डेज, वर्किंग टुगेदर दोनों ने अगर एक साथ काम किया तो टाइम कितना लगेगा, बराबर। तो लोग देते 10 और 20 दोनों मिलाकर 15 दिन एवरेज निकाल लेते, और ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सोचिए क्वेश्चन के बारे में। राम वर्किंग अलोन, राम अकेला वर्क 10 डेज में कंप्लीट कर देता है। जब राम अकेला ही काम 10 दिन में खत्म कर सकता है और श्याम ने अगर उसकी वहां पर हेल्प की, तो जो टोटल रिक्वायर्ड टाइम है ये लेस देन 10 आना चाहिए। क्योंकि राम अकेला जब 10 दिन में काम खत्म करता है और अगर उसकी किसी ने हेल्प कर दी तो उसको 10 डेज भी लगने वाले नहीं है। विद इन 10 डेज, 10 दिन के पहले ही आपका काम खत्म हो जाएगा, बराबर ना। पर कैसे होगा, कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? सो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, अभी पढ़ लो। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विदाउट फॉर्मूला वर्किंग कैसा करना है वो भी डिस्कस करा देता हूं, ठीक है। एक चीज ये ध्यान से देखा, मान लो एग्जांपल, मैं जो फॉर्मूला है वो बना कैसे, अपन इसके ऊपर डिस्कशन करते पहले फॉर्मूला देख लो, फिर ये 10 और 20 के ऊपर आता हूं, ध्यान से देखना। मान लो सपोज एक कोई पर्सन, ये राम और श्याम का एग्जांपल ले लिया, राम को वर्क कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है सपोज मैंने यहां लिख दिया x डेज का, और श्याम को टाइम लगता है सपोज y डेज का, ठीक है। राम को x डेज, श्याम को y डेज, ठीक है। अब वर्किंग टुगेदर बोला था, ध्यान से देखिए मैं क्या लिखता हूं, वर्किंग टुगेदर इन 1 डे, काम कितना होगा। राम एंड श्याम वर्किंग टुगेदर इन 1 डे, तो देखो जब दोनों ने एक दिन काम किया तो वर्क कितना होगा, तो एक दिन में राम काम करेगा 1/10 प्लस श्याम काम करेगा 1/20। एक बार इस 10-20 एक्स एंड वाई लेना आपने, सॉरी एक्स एंड वाई, फॉर्मूला बनाते हैं फिर अपन वो 10-20 पे आते हैं। तो राम का वर्क रहेगा 1/x, श्याम का वर्क रहेगा 1/y। अब देखो 1/x एंड 1/y ये इन दोनों का काम तो होगा मेरा। अब इसका टोटल देखो क्या बनता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा अपने को, जो बनेगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है। अब y प्लस एक्स बोलो, या तो अपन इसको ऐसा बोलते हैं जनरली x प्लस वाई, थोड़ा बोलने में आसान लगता है ना, y प्लस एक्स से अच्छा x प्लस वाई सुनने में अच्छा लगता है। सो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। ये जो है ना, ये बन गया आपका वर्क इन 1 डे। वर्क इन 1 डे क्या बना, वर्क डन इन 1 डे इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब एक पैटर्न और देखना है, ध्यान से देखना, फिर से अपन ऊपर आते ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा था राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ऐसा लिखा था आपका, ठीक है। इसी को अपन 10/1 डेज ऐसा लिख सकते हैं, एक बार देखो तो आप, 10/1 लिख सकता हूं मैं इसको, यस 10 डेज को 10/1 लिख सकते हैं ना अपन, कोई डिफरेंस नहीं है, 10 एंड 10/1 बोथ आर सेम, ठीक है। नाउ ये 10/1 एंड वर्क डन इन 1 डे, वर्क डन इन 1 डे ये आया था 1/10, वर्क डन इन 1 डे ये कितना था अपना 1/10 था, बराबर है। अब मेरे को आप एक चीज समझाइए, सिंपल पैटर्न है, ये टोटल टाइम था 10/1 और वर्क डन इन 1 डे आया था आपका 1/10। टोटल टाइम कितना था 10/1, वर्क डन इन 1 डे कितना आया 1/10। सो 10/1 एंड 1/10, 10/1 1/10, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो सिंपल मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वर्क डन इन 1 डे जो होता है ना, वर्क डन इन 1 डे जो होता है ना, इसका रिसिप्रोकल आप जनरल सिंपल लैंग्वेज में इसका उल्टा बोल दीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटरचेंज करना है ऐसा बोल दीजिए तो भी चलेगा।
वर्क डन इन 1 डे का रिवर्स रिसिप्रोकल होता है टोटल रिक्वायर्ड टाइम। अब देख लो 1 डे में वर्क होता है 1/10 और 1/10 को मैं रिवर्स कर दूं तो 10/1 आ जाता है, बराबर है। तो इसको देखकर अपने फॉर्मूला अपने यहां बना लेते हैं। देखो ये जो अपने नीचे लिखा था, वर्क डन बाय राम एंड श्याम टुगेदर इन 1 डे आया था XY अपॉन X प्लस Y। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू X प्लस वाई अपॉन एक्स वाई का रिवर्स कर लीजिए तो हो जाएगा XY अपॉन X प्लस वाई। इट मीन्स 2 पर्सन वर्किंग टुगेदर। व्हेनेवर 2 पर्सन वर्किंग टुगेदर वाला पैटर्न अगर आपके सामने आता है, दो लोगों को अगर कोई काम एक साथ में करना है तो उन दोनों को वर्क कंप्लीट करने के लिए लगने वाला जो टाइम था, उन दोनों को वर्क कंप्लीट करने के लिए लगने वाला जो टाइम होता है ना, वो टाइम होता है XY अपॉन X प्लस वाई। कितने लोगों को? 2 लोगों को। एग्जाम्पल अपना वो जो क्वेश्चन था ना 10 और 20, अब इसको आप सॉल्व करके देख लो। अब देखो राम को टाइम लगता है 10 डेज का, श्याम को टाइम लगता है 20 डेज का वर्किंग टुगेदर। आंसर क्या आएगा? तो उन दोनों को एक साथ में अगर वर्क करना है तो टाइम कितना लगेगा? तो यहां लिखते अपन राम श्याम टुगेदर, राम एंड श्याम टुगेदर इक्वल टू XY अपॉन X प्लस वाई है, वैल्यूज रखिए आप। एक का वैल्यू है 10, एक का वैल्यू है 20, 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20 बन जाता है 30 इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल 20/3। और 3 से अगर 20 को अपन डिवाइड कर लेते हैं 3 6 18, रिमाइंडर बचा 2/3 डेज। तो राम और श्याम अगर एक साथ में वर्क करते हैं तो वर्क कंप्लीट करने के लिए जो लगने वाला टाइम था वो टाइम बन जाता है अपना 6 2/3 डेज का। टाइम कितना बन जाएगा? 6 2/3 डेज का। और आप इसको 6.66 डेज भी बोल सकते हो। मीन्स अगर एक को 10 डेज और एक को 20 डेज लगते हैं और वर्किंग टुगेदर वाला पैटर्न बन जाता है तो दोनों को मिलाकर एक साथ में वर्क करने के लिए लगने वाला टाइम जो रहेगा वो XY अपॉन X प्लस वाई के हिसाब से टोटल टाइम बन जाएगा 6 2/3 डेज। ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अपन। पॉइंट नंबर 3। अब इसमें 2 ही लोग थे, मान लो 3 पर्सन A, B, C can complete a piece of work working alone in X, Y and Z days respectively। ठीक है, A को टाइम लगता है X डेज का, B को टाइम लगता है Y डेज का, C को टाइम लगता है Z डेज का। A को X, B को Y, C को Z। देन ABC वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन, ऐसा पूछ लिया मैंने। सो अगेन ABC टुगेदर टाइम कितना लगेगा? तो यहां पर अगेन इसी पैटर्न पे एक फॉर्मूला बन जाता है, डायरेक्टली सेम उसी पैटर्न से बनता है XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX। क्या बनेगा? XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX। इस टाइप से अपने को वर्किंग करना है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा इसके बाद एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इफिशिएंसी के हिसाब से टाइमिंग में वेरिएशंस आते हैं, जैसा मान लो मैंने आपको बोल दिया, सोचिए, सुनिए ध्यान से देखना। इफ मैं बोलता हूं इफ A is twice as fast as B। अपन क्या बोला? कौन? A is twice as fast as B। इसका मतलब बनता है A का वर्क यानी काम करने का स्पीड, वर्क करने का स्पीड ट्वाइस है किससे? B से। A is twice as fast as B। अब A is twice as fast as B का मतलब देखो क्या होता है, A, B इन दोनों की इफिशिएंसी के बारे में मैंने क्या बताया आपको? इन दोनों की इफिशिएंसी के बारे में मैं क्या बता रहा हूं आपको? A is twice as fast as B। इसका मतलब ये 2:1 ये आ गया आपके इफिशिएंसी का रेशियो 2:1। ठीक है, अब इफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है तो उन दोनों को कोई सेम वर्क कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगने वाला है वो टाइमिंग का रेशियो
टाइमिंग का रेशो वो बनता है इफिशियंसी से रिवर्स इफिशियंसी का उल्टा, दैट इज 1:2। यानी इफिशियंसी का रेशियो और टाइमिंग का रेशियो क्या होता है, रिवर्स। जिस इफिशियंसी जितनी ज्यादा उसको टाइम उतना ही कम लगता है, और जिसकी इफिशियंसी जितनी कम रहेगी टाइम उसको उतना ही ज्यादा लगेगा। ये बन जाता है क्वेश्चन का पैटर्न, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक एंड लास्ट पॉइंट नंबर 5 जो बनता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ वर्क। मेजरमेंट यानी टोटल वर्क कितना है इसको काउंट करना है। तो एकदम सिंपल सिंपल कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपली देखो, सोचिए, मैंने आपको बोला कि इफ 10 men 10 men can complete a piece of work in 18 days, in 18 days, so total work is equal to क्या, सो टोटल वर्क इक्वल टू क्या आएगा, 10 men into 18 days, इसका मतलब 180 मेन, यानी टोटल 180 मेन का वो काम है। ये वो थीम बन जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। इफ 10 men can do a piece of work in 18 days, यानी 10 men को एक वर्क कंप्लीट करने के लिए 18 डेज का टाइम लगता है। जब 10 men को एक वर्क कंप्लीट करने के लिए 18 डेज का टाइम लगता है, यानी पर डे रेगुलरली 10 लोग काम का दिन चलेगा, तो डे 1 पर 10, सेकेंड डे अगेन 10, अगेन 10, ऐसा 10 10 10 10 तक कहानी चलेगी। सो टोटल कितना वेजेस हो जाएगा, कितने देना पड़ेगा, कितने लोग लग गए पूरे, तो टोटल 180 मेन का रिक्वायरमेंट आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 180 मेन डेज। अब इसमें कभी कभी क्या आता है, 10 मेन वर्किंग 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स अ डे, ऐसा लिखते हैं, जो भी 5 आएगा 6 आएगा 8 आएगा जो भी आएगा। 10 मेन working 5 hours a day, 5 hours a day can complete a piece of work in 18 days. तो इन दैट केस आपको जो टोटल वर्क है ना ये निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आवर्स। तो आप क्या करोगे, मेन इनटू पर डे कितने आवर्स, मेन इनटू आवर्स इनटू डेज, वो बन जाएगा टोटल रिक्वायर्ड टाइम इन टर्म्स ऑफ आवर्स। इस टाइप का वर्किंग वहां पर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो अब ये जो 5 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए, ऑलमोस्ट टॉपिक इसी पॉइंट के ऊपर चलता है, बट जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व की बात करता हूं ना, तो जो फॉर्मूला अपन ने ऊपर 2-3 चीजें डिस्कस की, ये फॉर्मूला डायरेक्टली वर्क नहीं करता है। क्योंकि क्या होता है कि भाई 2 लोग आ गए, यहां तक ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन बनता है ना, तो क्वेश्चन में क्या होता है भाई, अगर 2 लोग एक साथ में वर्क करने के लिए आ गए, तो वर्किंग टुगेदर कितना टाइम लगेगा ना, ऐसा क्वेश्चन जनरली कोई पूछता नहीं है। हाँ, कोई एकदम होगा, अदर क्या बोलते हैं, राम और श्याम आया, एक को 10 डेज एक को 30 डेज लगता है, उन्होंने 3 डेज एक साथ में वर्क किया, फिर उसमें से कोई तो भी एक आदमी चला गया, तो बचा और रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए सेकंड पर्सन को टाइम कितना लगेगा। कभी कभार राम पहले आएगा, उसके 4 दिन बाद श्याम वहां पर आएगा, बताओ टाइम कितना लगेगा। तो इस टाइप से कुछ तो भी चेंजेस वहां पर होते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली 2-3 लोग एक साथ में आ गए और वर्क कंप्लीट करना है, बताओ टाइम कितना लगेगा, इस टाइप का कंसेप्ट जनरली बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बेसिक पढ़ना है तो कहानी शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। तो अपन उस सारे क्वेश्चंस को ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर सॉल्व करने की कोशिश की ना, नहीं है, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है, जब 2 लोग एक साथ में काम, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस, 3 लोग आ गए तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है, तो एक साथ काम किया होता नहीं है। तो इन अलग अलग लॉजिक लगाकर ही ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार ये जो बेस अपन ने लिया उसका पूरा थ्योरेटिकल यहाँ लिखा, देखो फटाफट एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अपन ने अभी तक पिछले 15 मिनट में क्या क्या डिस्कशन किया था। पॉइंट नंबर 1, इफ, फर्स्ट पॉइंट, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x days, then amount of work done by a in 1 day, 1 upon x, टोटल टाइम अगर उसका x होगा, तो इन 1 डे वो कितना काम करेगा, 1/x। पहला पॉइंट ये अपन ने डिस्कस किया था। देन A is thrice as good as workman B, A is thrice as good as workman B। इसका मतलब A की इफिशियंसी B से थ्राइस है, यानी उनकी जो इफिशियंसी का रेशियो बोलो, या तो फिर वर्क डन की इफिशियंसी बोलो, यानी A और B जो काम करता है, A और B जो काम करेगा उसकी इफिशियंसी बनती है 3:1।
ए और बी अगर मान लो सेम टाइम के लिए वर्क करते हैं, मान लो फॉर एन एग्जांपल 2 डेज, 4 डेज, 10 डेज, अगर ए और बी दोनों एक सेम यूनिट ऑफ टाइम, सेम यूनिट ऑफ टाइम मींस भाई 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वर्क करते हैं, तो वो जो वर्क वहां पर होने वाला है, वर्क डन बाय ए एंड वर्क डन बाय बी, इसका रेशियो बनता है 3:1, ठीक है। एंड अगर मान लो कोई एक सेम वर्क उनको कंप्लीट करना है, कोई एक सेम वर्क उन दोनों को कंप्लीट करना है, तो सेम वर्क उनको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसका रेशियो बनता है 1:3 का। टाइम टेकन, टाइम का रेशियो क्या बनेगा, 3:1 क्या हो जाएगा, 1:3। सिंपली वो रेशियो रिवर्स होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन वो जो फॉर्मूला अपन ने ऊपर बनाया था, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स एंड वाई डेज रिस्पेक्टिवली, यानी ए को एक्स, बी को वाई डेज रिस्पेक्टिवली आपको बोला हुआ है। आगे देखिए, while working alone they will together take x and y days respectively, working together individually, a को x, b को y। और जब वो वर्किंग टुगेदर बन जाता है, एक साथ में वर्क करते हैं, तो वर्क कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या आएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये बनेगा उसका आंसर, इसको ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर वहां पर 3 लोग हो गए, एक्स वाई जेड यानी एबीसी और एक्स वाई जेड, एग्जाम्पल मैंने ऊपर बना था, सो 3 लोग अगर एक साथ में वर्क करते हैं, तो वर्क कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो होता है एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ पर सब लिखा हुआ, ध्यान से देखना सिर्फ इसको आपने, ठीक है ना। यस, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये 3 पर्सन्स वर्किंग टुगेदर का कंसेप्ट है। एंड सबसे लास्ट में मैंने आपको क्या डिस्कस करा था, मेजरमेंट ऑफ वर्क। एक होता मैन डेज के हिसाब से, जैसा 10 मैन, कितने 10 मैन 11 डेज। अब 10 मैन 11 डेज तो टोटल टाइम हो जाएगा 10 इंटू 11, दैट इज 110 मैन डेज। कितना हो जाएगा, 110, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मैन 11 डेज 110। सिमिलरली मैन आवर्स भी बन सकता है, मैन आवर्स भी बन सकता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मैन, कितने मैन है, 5 मैन, ठीक है। फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर्स, इन 6 आवर्स। इट मीन्स वो जो वर्क था वो था 30 आवर्स का, वो काम कितना था, 30 आवर्स का। ये बन जाता है आपके क्वेश्चन का पैटर्न। अब मान लो यहाँ पर 5 मैन 6 आवर्स लिखा था, 5 मैन वर्किंग 6 आवर्स अ डे इन 4 डेज, 5 डेज, 10 डेज ऐसा आता, तो ये 30 को और वो डेज से मल्टीप्लाई करना पड़ता। इस टाइप का वो वर्किंग होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक पर जो क्वेश्चंस बनते हैं एक बार उसका डिस्कशन देख लो फटाफट। अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ, तो स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन तो एकदम बेसिक अपना जो पैटर्न्स अपन ने डिस्कस किया था उसके ऊपर चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा उसके अंदर चेंजेस आते जाएंगे। ध्यान से देखना, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, राजेश कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क बाय हिमसेल्फ इन 24 डेज, इन 24 डेज, यानी राजेश को एक वर्क कंप्लीट करने के लिए 24 डेज का टाइम लगता है। अब देखो, जब राजेश को एक वर्क कंप्लीट करने के लिए 24 डेज का टाइम लगता है, तो उसने नीचे क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा, ध्यान से देखिएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम इन 1 डे, 8 डे एंड 20 डे। तो सिंपल पैटर्न है, एक आंसर देख लो, इन 1 डे। अब इन 1 डे अगर मैं बोलूं तो एक दिन में काम कितना होगा, इन 1 डे वर्क कितना होगा, तो सिंपली एक दिन में वो काम कर लेगा 1/24। ये 24 डेज का टोटल है, वो सिर्फ एक दिन काम करेगा। सो इन 1 डे वर्क कितना होने वाला है, तो 1/24, पहला पॉइंट है। देन अगेन वहां पर आपको पूछा था इन 8 डेज, इन 8 डेज, तो इन 8 डेज वो कितना काम करेगा, तो अगेन सेम पैटर्न 8/24, ठीक है। अब 8/24 नहीं लिखना है तो अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 1/3 लिख देते, बिकॉज 8 एंड 24 बोथ आर, दोनों को 8 से डिवाइड होता है, बोथ आर डिविजिबल बाय 8, सो 8 से डिवाइड कर लिएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। सिमिलरली अगेन उसने आगे लिखा था 20 डेज, सो इन 20 डेज। अब ये 20 डेज का बनेगा 20/24, 20/24 विच इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर लूं तो ये बन जाएगा 5/6। ये होगा उसका क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। इन 1 डे 1/24 काम होने वाला है, इन 8 डेज 1/3 काम होने वाला है,
इन 20 डेज 5/6 काम होने वाला है एक। अगेन वहां पर उसने और एक क्वेश्चन पूछा नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या था? also find the required time to complete 2/3 of work। कितना वर्क करना है? 2/3 वर्क करना है, 2/3 करना है, ठीक है ना। देखो कितना आसान सा। मैंने अगर आपको बोल दिया पूरा काम करना है, टोटल कंप्लीट, 24 डेज लगते हैं। मैंने बोल दिया हाफ वर्क करना, आधा ही काम करना है, 24 का हाफ कर लेंगे भाई, 12 ही दिन लगने वाले हैं। टोटल टाइम अगर 24 का हाफ करना पड़ेगा ना, 12 दिन। यस और नो? सिमिलरली यहां पर वर्क कितना करना है? 2/3। सो आपने सिंपली क्या करना था, आपका जो टोटल टाइम है 24 डेज, पूरे को 24, वर्क 2/3 करना है तो टाइम भी कितना लगेगा? 2/3। सो सिंपली 24 का 2/3 निकालना है, जो बनता है 16 डेज। सो 2/3 वर्क करने के लिए टाइम लगेगा आपको 16 डेज। ये बन जाता है क्वेश्चन का आंसर। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बनता नहीं, एकदम सिंपल है। एक दो क्वेश्चन सिर्फ अपन इसलिए डिस्कस करते हैं कि जो अपने बेस लिया था उसका रिवीजन यहाँ हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया अपने को, ध्यान से पढ़ना। नंबर 2, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क वर्किंग अलोन इन 12 डेज, in 12 days. B while working alone can finish the same piece of work in 24 days. B का 24 days. If both of them work together, दोनों एक साथ में, then in how many days the work will be finished. अब देखो दोनों मिलाकर टाइम कितना लगता है। देखो सिंपल, ए को टाइम लगता है 12 डेज का, बी को टाइम लगता है 24 डेज का, और अपने को पूछ लिया वर्किंग टुगेदर, बराबर ना। सो सिंपल पैटर्न, व्हेनेवर 2 पर्सन वर्किंग टुगेदर का कंसेप्ट आता है, जब दो लोग एक साथ में वर्क करते हैं तो वर्क कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम कितना होता है। तो एकदम सिंपल पैटर्न है, 2 पर्सन वर्किंग टुगेदर, अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया था, लगने वाला टाइम आता है xy अपॉन x प्लस y। रखो वैल्यूज, 12 इंटू 24 अपॉन 12 प्लस 24 बनता है 36, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, ये 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 24/3 अगर अपन सॉल्व करते हैं तो आंसर मिलेगा यहाँ पर अपने को 8 डेज। सो जो क्वेश्चन आपको पूछा था, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, दोनों ने एक साथ में वर्क किया तो उनको टाइम कितना लगेगा, तो क्वेश्चन का आंसर बनता है आपका 8 डेज। दोनों को मिलाकर वर्क कंप्लीट करने के लिए टाइम लगने वाला है 8 डेज का एक। अब दूसरा, इसी में ये तो फॉर्मूला है, बट मैंने अभी आपको क्या बोला था, अपन फॉर्मूला यूज नहीं किया तो भी वर्किंग होता है। अब ध्यान से देखो वो वर्किंग क्या है। सो ए एंड बी, ए को लगता है 12 डेज, बी को लगता है 24 डेज। तो आपने क्या करना, देखो सबसे पहला काम सोचिए, जो टाइम दिया होता है दैट इज 12 एंड 24, 12 एंड 24 इन दोनों का सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। 12 एंड 24 इन दोनों का एलसीएम। अब देखो इन दोनों का जो एलसीएम है, 12 एंड 24 का एलसीएम, ये एलसीएम बनता है 24। 12 एंड 24 का एलसीएम कितना बनता है? 24, बराबर है। और ये जो 24 है ना, 24 जो एलसीएम आया हुआ है ना, ये 24 कंसिडर किया जाता है टोटल वर्क। ये क्या रहेगा? टोटल वर्क। एंड सपोज टोटल यूनिट, इन टर्म्स ऑफ यूनिट अपन बात करते हैं। मान लो फॉर एन एग्जांपल, मैं इसे एज्यूम कर लेता हूं कि अपने को 24 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। या तो मान लो 24 टेबल बनाना है, ऐसा मैंने एग्जांपल बना दिया, टेबल का एग्जांपल बना दिया। 24 टेबल मेरे को बनाना है, ठीक है। कितने टेबल? 24 टेबल। फिर मैंने ए को पूछा कि भाई अपने को 24 टेबल बनाना है, बोल कितना टाइम लगाएगा। तो ए ने बोल दिया भैया मैं तो 12 दिन लगाऊंगा। 24 यूनिट बनाने के लिए ए को टाइम कितना लगता है? 12 डेज। इसका मतलब ए पर डे 2 यूनिट बनाता है। ए पर डे कितने यूनिट बनाएगा? सिर्फ 2। सेम पैटर्न बी को पूछा भैया 24 टेबल बनाना है, 24 यूनिट बनाना है, आप कितना टाइम लगाओगे?
बी ने बोल दिया सर मैं तो 24 यूनिट के लिए पूरे 24 डेज लगाऊंगा, 24 टेबल 24 दिन लगाऊंगा। इसका मतलब वो सिर्फ एक पर डे वाला केस बन गया, रोज एक ही कर रहा है वो। यस और नो? ए कितना बनाता है 2 पर डे, बी कितना बनाता है 1 पर डे। मैंने बोल दिया एक काम करो भैया, आप दोनों साथ में कर लो, ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर। सो जब ए एंड बी मैंने टुगेदर बोल दिया इन दोनों को बोला तुम दोनों साथ में आ जाओ। जब दोनों साथ में आ गए तो पर डे वर्क कितना हो रहा है, तो ए के 2 बी का 1 दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे। अपने को कितने यूनिट चाहिए 24, तो यहां से आप निकालोगे आपका टाइम। सो रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू बनता है 24 यूनिट, रोज बनते हैं 3, 24/3 आंसर आ जाएगा इसका 8 डेज। ये भी आंसर चलता है, ध्यान रखिएगा। और अपन मैक्सिमम केसेस में इसी पैटर्न के ऊपर वर्क करते हैं, एलसीएम वाले, इसको ध्यान रखना। ऐसा करने के पीछे रीजन ये देखो कि यहाँ पर तो क्या था कि इसका टोटल ये जैसा 12 और 36 था, तो 12 से डायरेक्टली 36 को डिवाइड होगा तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर ये फिगर ऐसे डिवाइड नहीं हुई तो आंसर पॉइंट में आता है। दूसरा काम, अब ये पूरा एक साथ वर्क करना था, बट अगर आधे बीच में आया है तो आधे बीच में गया तो फिर इसका कैसा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट ये जो कंसेप्ट है यहाँ बोल दिया भाई 4 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में कितना होगा, 5 दिन में कितना होगा, तो पर डे का आपको पता है इंटू नंबर ऑफ डेज कर लो, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी आपको चाहिए। पार्शियल वर्क भी अगर कोई कंप्लीट कर रहा है, कोई आधे बीच में आ रहा है, कोई आधे बीच में जा रहा है, तो भी ये पैटर्न अपने को मैनेज करा देता है, तो भी वो बता देगा क्योंकि वो पर डे का हिसाब कर रहा है। वह 3 दिन ही काम किया तो हाँ भाई 1 दिन में इतना बना था, 3 दिन में कितना, वो आपको उसका आंसर दे देता है। तो अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑलमोस्ट केसेस में एलसीएम वाला पैटर्न अपने को यूज करना है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, देखो क्या दिया आपने को, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए को 25 डेज बता रहा है वो, ठीक है, एक। बी इन 20 डेज, एंड देखो ए को 25 डेज है, बी को 20 डेज। हाँ, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, साथ में शुरू कर दिया। आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 5 डेज ए गोज अवे, 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। आफ्टर 5 डेज ए गोज अवे, 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क बाय बी, तो बचा हुआ काम करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करवा देता हूँ। एक अभी अभी जो अपन ने डिस्कस किया पहले उसके ऊपर वर्क करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो एलसीएम वाला पैटर्न अभी अपन ने लिया था उसके हिसाब से ध्यान से देखना, ए और बी, ए का टाइम है आपका 25, बी का टाइम है आपका 20, दोनों का एलसीएम बन जाता है 100, ठीक है। एक का 25 दूसरे का 20, अब एक का 25 दूसरे का 20, तो एलसीएम कितना बनता है 100। इसका मतलब ये बना कि ए पर डे 4 पर डे और इसका बनता है 5 पर डे, समझा ना। 100 यूनिट टोटल चाहिए, 100 यूनिट के लिए 25 डेज बोल रहा है, 100/25 4 डेज आ गया, इसका 100/25 डेज आ गया, बराबर ना, ठीक है चलेगा। अब देखो ए एंड बी पर डे, ए प्लस बी इन इन वर्किंग टुगेदर, वो लोग कितने दिन साथ में, सिर्फ 5 दिन, तो ए एंड बी इन 5 डेज इज इक्वल टू 4+5, 4+5 रोज का काम होता है 9 यूनिट, तो 9 इंटू 5 इक्वल टू 45 यूनिट, कितने हो गए 45 यूनिट। देखो ध्यान से देखना, इसके 4 इसके 5, पर डे कितना काम हो रहा है 9 यूनिट का, कितने दिन 5, तो 9 5 45 यूनिट बन गए, ठीक है। सो रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, बी, क्योंकि ए गोज अवे बोल दिया ना, सो रिमेनिंग वर्क करेगा बी। तो ध्यान से देखो पहला काम, सो यहां अपन पहले निकाल लेते हैं, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 100 में से 45 गया तो 55 यूनिट बचा, ठीक है ना। 100 यूनिट का वर्क था अपना, 100 यूनिट अपने को चाहिए था, आउट ऑफ 100 45 यूनिट बन गए, आउट ऑफ 100 45 बन गए, बचे 55, और 55 यूनिट बनाएगा कौन, बी। सो रिमेनिंग वर्क बाय बी इक्वल टू 55 यूनिट,
और बी रोज कितने यूनिट बनाता है, तो बी बनाता रोज के 5, तो 55/5 इज इक्वल टू आंसर बनता है 11 डेज। सो बी को रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगता है, 11 डेज। और आपको क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क बाय बी, रिमेनिंग वर्क बाय बी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क बाय बी। तो आंसर कितना आ रहा है इसका, 11 डेज। कितना आ रहा है, 11 डेज। एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। एक इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखो इसमें आपका एक परसेंटेज का भी लॉजिक चल जाता है, ध्यान से देखिएगा। इन टर्म्स ऑफ परसेंट और फ्रैक्शन अपन वर्क कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ में कितना काम किया, 5 डेज, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखता हूं, देखो इन 5 डेज ए काम करता है 5/25 और बी काम करेगा 5/20, ठीक है। अब 5/25 और 5/20 इज नथिंग बट 1/5 प्लस 1/4 होता है। और इन टर्म्स ऑफ परसेंट आपको ये पता है 1/5 का वैल्यू होता है 20%, 1/4 का वैल्यू होता है 25%, एंड दोनों मिलाकर 20 + 25 कितना बन जाता है, तो 45% बराबर, यानी 45% वर्क फिनिश, वर्क डन। सो रिमेनिंग वर्क बाय बी इज इक्वल टू, अब अगर 45% वर्क, 45% ये जो 45 आ रहा है, ये 45% वर्क फिनिश हो चुका, 45% वर्क कंप्लीट किया ए और बी ने। सो बचा हुआ वर्क कितना, 55% है। कौन करेगा, बी। अच्छा बताइए, जब बी को 55% वर्क करना है तो बी को 55% ही टाइम लगने वाला है, तो बी का जो टाइम होता है उसका 55% निकाल लीजिए। तो सिंपल 55% ऑफ 20, ये आपका आंसर है। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करोगे 20 × 1 = 20, ये 20 का 5 × 100 आता है, और 55/5 अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर यहाँ पर 11 डेज बन जाता है। तो आप इसमें कोई भी पैटर्न लगा लीजिए, इन बोथ दी केसेस, दोनों भी केसेस में जो आपके क्वेश्चन का आंसर है वो 11 डेज ही बनता है, ठीक है। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं अभी जैसा लिख रहा हूं ना, आपने भी एग्जाम में इतना डिटेल, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 55 यूनिट, ये रिमेनिंग वर्क बाय बी, ये तामझाम करना नहीं है, अपने को किसी को स्टेप बाय स्टेप लिखकर बताना नहीं है। मैं सिर्फ इतना डिटेल ऐसा है इसलिए लिखता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है ना। अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इससे भी सिंपल तरीके से आपका सॉल्व हो सकता है। आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको पता चल गया इसको 20 और इसको 25 लगते हैं, एलसीएम बनता है 100, ये 5 बनाएगा, ये 4 बनाएगा, 5 दिन दोनों ने साथ में काम किया, ये तो 9 × 5 45 यूनिट बन गए, 55 बच गए। ये बनाना है बी को, यस सॉरी ये उल्टा किया मैंने, वेट सॉरी, ऊपर का टाइम 25 था, नीचे वाले का टाइम 20 था, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा, ये 4 ये 5। सो रिमेनिंग वर्क का 55, और रिमेनिंग 55 यूनिट बनाना किसको है, बी को, और बी रोज कितने बनाता है, 5, 55/5 11 डेज, आंसर क्वेश्चन सॉल्व, खत्म, कुछ नहीं करना है, ये होगा आपका आंसर, खत्म, इतना ही करना होता है। वो ए बी सी डी भी लिखना नहीं, वर्किंग टुगेदर इतने दिन में इतना काम होगा, आगे डेज DAYS ऐसा लिखना नहीं, टाइम वेस्ट करना नहीं, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ इसलिए लिखा जाता है कि कुछ लोग इसको बुक्स में कॉपी करते हैं, भाई सर बाद में याद रहना चाहिए, रिवीजन करना है, वापस देखना है, पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं ये सब इस टाइप से लिख कर रखता हूँ ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सी फिगर कहाँ से आ रही है। मैं अगर ऐसा ही लिख कर रख दूँ तो सर ये 45 कहाँ से आए, फिर 55 कहाँ से लाया, ये नीचे वाला 5 कहाँ से लाया, एग्जाम्पल ये, तो ये आप लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन होते हैं अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो, ठीक है ना। अगर इस टाइप से मैं लिखूँ तो फिर सर ये 55 कहाँ से लाया, ठीक है ना, वो 45 कहाँ से लाया, ये 5 काय के लिए लिया अपने कहाँ से लाया, ये आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है ना, ये सब पूरा डिटेल में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बट आप लोग एग्जाम में ये सारा काम नहीं करोगे, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जितना राइटिंग कम करोगे उतना अच्छा है, जितना राइटिंग कम उतना टाइम कंजम्पशन कम होता है, उतने फास्ट आप लोगों की वर्किंग वहां पर हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे नंबर 4, ध्यान से देखो, ए इज थ्राइस, क्या लिखा हुआ है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन बी, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन बी एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 days लेस देन बी, कितना, 60 days लेस देन बी।
यानी ए की इफिशियंसी और ए की स्पीड बी से थ्राइस, ए का स्पीड बी से थ्राइस, यानी ट्रिपल होने की वजह से उसको 60 डेज का टाइम कम लग रहा है। ठीक है, आगे वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, ऐसा अपने को यहां पर पूछ लिया। वर्किंग टुगेदर उनको टाइम कितना लगेगा, बराबर ना, एकदम सिंपल है। वर्किंग टुगेदर के लिए अपने को ए और बी को लगने वाला टाइम निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा पैटर्न कैसा बनता है, ए बी दो लोग हैं, पहले अपन लेते हैं इनके इफिशियंसी का रेशियो, ठीक है ना। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या है, तो ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन भी बोला था, थ्राइस का मतलब इफिशियंसी हो जाएगी 3:1। ठीक है, अब देखो इफिशियंसी अगर 3:1 है तो इनको लगने वाले टाइमिंग का रेशियो ये हो जाएगा 1:3। टाइमिंग का रेशियो 1:3। अच्छा ये 1:3 है तो सोचिए तो मैं इसको 1x एंड थ्राइस x ऐसा बोल सकता हूं। टाइमिंग का रेशियो 1:3 है, इसका मतलब ये 1x और ये 3x मैं ऐसा बोल सकता हूं बराबर ना। ठीक है, ये 1x ये थ्राइस x, सो दोनों को लगने वाले टाइमिंग के बीच का डिफरेंस बताइए तो इन टर्म्स ऑफ x कितना आता है। तो इसका टाइम है 1x, इसका टाइम है 3x, सो दोनों को लगने वाले टाइमिंग का डिफरेंस, डिफरेंस इन टाइम, वो आता है 2x। और ये 2x की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 60। क्वेश्चन क्या बोला था, A is thrice as good as workman B and therefore is able to finish a job in 60 days less than B लिखा था, 60 days less than B, यानी A को लगने वाला टाइम B के टाइमिंग से 60 days लेस है। एंड देखो इसका थ्राइस x, इसका 1x, तो ये 1x थ्राइस x से 60 कम है, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ x दोनों का डिफरेंस है 2x और 2x का वैल्यू है 60। इसका मतलब ये बना x इक्वल टू 30। अब अगर x इक्वल टू 30 है, यानी x इक्वल टू 30 है, इसका मतलब ये बनता है a को लगने वाला टाइम था x विच इज इक्वल टू 30 डेज एंड b को लगने वाला टाइम था थ्राइस x। b का कितना टाइम था, थ्राइस x, इसका मतलब क्या हो गया 90 डेज, यानी a को लगने वाला टाइम 30x, b को लगने वाला टाइम 90x आपके पास में आ गया सॉरी। और क्वेश्चन में आपको क्या पूछ लिया, वर्किंग टुगेदर, दोनों को साथ में काम करना, वर्किंग टुगेदर करना है, ठीक है ना। अब वर्किंग टुगेदर आ गया तो आप लोग आपका एलसीएम वाला पैटर्न भी लगा सकते हो, xy अपॉन x प्लस वाई भी लगा सकते हो। जब xy अपॉन x प्लस वाई लगाना है या एलसीएम लगाना है, ये वहां पर सोचना है। कभी कभी xy अपॉन x प्लस वाई भी तुरंत आंसर दे देता है, जैसा x प्लस वाई 30 और 90 120 होता है और 120 को 30 से डिवाइड होता है, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई वाला जो कंसेप्ट है xy अपॉन x प्लस वाई वो लिखा तो भी फॉर्मूला काम कर लेगा, काम फास्ट होगा। xy अपॉन x प्लस वाई, तो पैटर्न क्या बनेगा 90 इंटू 30 अपॉन 120, ठीक है। तो 31 जा 30, ये आएगा 4, आंसर बनेगा 90/4, यानी 90 के हाफ का हाफ, 90 का 45, 45 का हाफ आता है 22.5 डेज। ये बन गया आपका आंसर। कौन सा पैटर्न लगाया अपन ने, xy अपॉन x प्लस वाई। आप चाहो तो एलसीएम भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आता है। एट द एंड ये 90/4 किया ना, यहाँ पर अपने कैलकुलेशन में क्या किया 90/4। अगर आपने एलसीएम वाला पैटर्न भी लगा दिया ना तो फाइनली 90/4 ही करना पड़ेगा, आंसर सेम आता है, इसको ध्यान रखिएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ कभी ये लगाओ, कभी इट डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन, फिगर्स कैसी है, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ डिवीजन थोड़ा भारी पड़ सकता है, ये नंबर थोड़े अजीब दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर अपने एलसीएम वाला पैटर्न लगा लेना, उससे वर्किंग फास्ट हो जाएगा। और फिगर सिंपल सिंपल है, जो डिवीजन वगैरह आप इजीली कर सकते हो, तो इसी पैटर्न को यूज कर लीजिएगा, क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसको ध्यान रखो, ठीक है। चलिए नंबर 5 पे ये देखो क्या दिया, A is twice as fast as B and C together। कौन, A is twice as fast as B and C together, यानी इनकी जो इफिशियंसी की बात हो रही है, A is twice as fast as B and C together। इसका मतलब अगर मैं टाइमिंग के रेशियो की बात करता हूं तो ये 1:2 बन जाता है। टाइमिंग का क्या बनेगा 1:2। इसका मतलब बी एंड सी इन दोनों को जितना टाइम लगता है उससे आधा ही टाइम ए को लगने वाला है, उससे आधा टाइम। भैया ए की स्पीड अगर डबल हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा उसका हाफ, टाइम क्या हो जाएगा उसका हाफ। तो बी और सी को जितना टाइम लगता है उससे आधे टाइम में ए वर्क कंप्लीट कर देगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज
इफ बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। बी और सी का इंडिविजुअल टाइमिंग दे दिया अपने को, वो इंडिविजुअल टाइमिंग से आप बी एंड सी का वर्किंग टुगेदर का आंसर निकाल सकते हो टोटल टाइम, और वो टोटल का आधा आएगा ए। तो आगे पढ़िए क्या दिया, इन हाउ मच टाइम कैन ए फिनिश द वर्क। देखो ए फिनिश द वर्क, तो ए को लगने वाला टाइम क्या आएगा, बी एंड सी का जो वर्किंग टुगेदर का टाइम रहेगा उसका हाफ, हाफ ऑफ बी एंड सी टुगेदर, हाफ ऑफ बी एंड सी टुगेदर। तो पहला काम, बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, देखो बी प्लस सी टुगेदर इज इक्वल टू, अब देखो बी एंड सी वर्किंग टुगेदर यानी 2 पर्सन वर्किंग टुगेदर है, 10 और 30 टोटल 40, 0 0 कैंसिल होने वाला कंसेप्ट इज एक्स वाई अपन देता हूं 10 इंटू 30 अपॉन 40, ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, तो आंसर आएगा 10 इंटू 3 30 डिवाइड बाय 4 यानी 30 के आधे का आधा, 30 के आधे का आधा, 30 का आधा 15, 15 15 का आधा 7.5, तो आंसर आएगा 7.5 डेज, ठीक है। अब टाइम बाय ए इज इक्वल टू 7.5 का भी हाफ, क्योंकि ए को लगने वाला टाइम बी एंड सी के टाइमिंग से क्या था, हाफ। किसको, ए को लगने वाला टाइम बी एंड सी को वाले टाइमिंग से क्या था, हाफ। टाइम टेकन बाय ए इज हाफ ऑफ बी एंड सी टुगेदर, तो बी एंड सी का टाइम आ रहा 7.5, उसका हाफ करना पड़ेगा जो कि बनता है 3.75 डेज। ये 7.5 है, उसका आधा 3.25 जनरल लैंग्वेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं 3.75 डेज। और ये 3.75 को आप 3/4 ऐसा भी लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा ये दोनों भी चीजें क्या है आपकी सेम। ए को लगने वाला टाइम आइदर 3.75 लिख दीजिएगा और 3/4 लिख दीजिएगा, बोथ आर सेम, कोई भी लिखो आंसर दोनों क्या रहने वाले आपके सेम, ये रहेगा आंसर, ध्यान रखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। ए बी सी, ध्यान से ना, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिव। देखो 3 लोग आ गए, अब थोड़ा सा पैटर्न बदल गया। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क, ए डू द वर्क, देखो ए के बारे में पूछा, ए डू द वर्क if he is assisted by B and C on every third day, if he is assisted by B and C on every third day, हर तीसरे दिन बी और सी उसकी हेल्प करने वाले हैं। यानी जो वर्किंग पैटर्न है पहले ये समझ लीजिए आप, वर्किंग पैटर्न क्या बोल रहा है आपको, ए तो कंटिन्यूसली वर्क करेगा ही करेगा, ए कंटिन्यूसली वर्क करेगा, ठीक है, बट व्हाट अबाउट बी एंड सी, व्हाट अबाउट बी एंड सी, तो ऑन एवरी थर्ड डे, तो डे 1, डे 2, डे 3, ये डे 3 पर बी और सी भी आ जाएगा, अगेन 1 2 3, ये थर्ड डे यहाँ पर फिर बी एंड सी आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 दिन छोड़ दिए, तीसरे दिन फिर से बी एंड सी आ जाएगा, इस टाइप से ये वर्क चलने वाला है, ठीक है। अभी ऐसा वर्क कब तक चलने वाला है, तो कंप्लीट होने तक चलने वाला है, बराबर ना, ठीक है चलेगा। अब इसमें अपना एलसीएम वाला पैटर्न अगर अपन यूज कर लिया ना तो काम बहुत आसानी से हो जाता, ध्यान से देखिएगा। पहला काम देखो क्या होता है, इसमें ये 3 या तो एक काम करो, पहले एलसीएम बनाओ, तो ए बी सी, ए का है 20 डेज, बी का है 30 डेज, सी का है 60 डेज, तो तीनों का जो एलसीएम है वो बन जाता है 60, क्योंकि 60 को 20, 30 और 60 से डिवाइड हो जाता है, बराबर है। अब देखो 60 यूनिट के लिए, अब ध्यान से देखना, 60 यूनिट के लिए ए को टाइम लगता है 20 डेज का, तो 60 यूनिट के लिए 20 डेज, इसका मतलब पर डे बनाएगा वो 3, ठीक है। 60 यूनिट के लिए बी को 30 डेज यानी पर डे ये बनाएगा सिर्फ 2, सी को 60 यूनिट के लिए 60 डेज का मतलब पर डे ये बनाएगा सिर्फ 1, यह आएगा आपका एबीसी का पर डे का वर्क, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो पहला काम, इन 3 डेज, इन 3 डेज, 3 डेज क्यों लिख रहा हूं मैं, 3 डेज क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पर, तो ध्यान से देखिएगा, ये पहले 3 दिन ए बी सी, फिर ये आगे के 3 दिन ए बी सी, फिर वो आगे के 3 दिन ए बी सी, ऐसा चलता है। तो
तो एक बार 3 डेज यानी ये ग्रुप बन गया, 3 दिन फिर 3 दिन फिर 3 दिन, ऐसा स्लॉट आ गया वो, ठीक है ना। 3 दिन में से पहले 2 दिन ए काम करेगा, तीसरे दिन एबीसी तीनों काम करेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से 3 दिन में काम कितना होता पहले निकलो। तो इन 3 डेज ए काम करेगा 3 3 3 दैट इज 9 यूनिट, ठीक है। बी और सी एक एक बार ही आ रहा है, बी और सी एक बार, तो बी बनाएगा 2, सी बनाएगा 1, ऐसे टोटल बन गए 12। कितने बन गए? 12। अब आपको जनरली क्या करना होता है, देखो 3 डेज 12 यूनिट, 3 दिन में 12, डे 1 डे 2 डे 3। डे 1 पर सिर्फ ए आया था, डे 2 तीसरे दिन, तो टोटल वहां पर ए ने काम कर दिया 3 दिन में 9 यूनिट, बी ने 1 दिन, सी का 1 दिन है तो बी 1 दिन में 2, सी 1 दिन में 1, ऐसा बना दिया। ऐसे टोटल 9 2 1 ऐसे यूनिट बन गए आपके पास। और ये जो यूनिट यहाँ पर बन गए, ये कितने दिन में बने? 3 दिन में, बराबर है। नाउ ये क्वेश्चन सिंपल था। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी थी आपके पास में 60 यूनिट की। कितने यूनिट की? 60। तो 60 12 का क्या है? तो 60 12 का 5 टाइम्स है, यस नो। तो डायरेक्ट 3 का 5 टाइम्स कर दीजिएगा, इसका 5 टाइम्स बनता है 15 डेज। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 15 डेज इज द आंसर। 15 डेज में बराबर आपका काम हो जाएगा कि फर्स्ट 3 डेज में 12 और 3 दिन काम कर लिया 12 और 3 दिन काम किया 12, अगेन 3 डेज काम किया 12, ऐसा 12 12 12 12 12 60 होने के लिए 5 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन 5 बार 3 3 3 3 5 टाइम्स ने कितना होता है? 15 डेज। सो जो टोटल टाइम वहां पर आपको लगने वाला है वो टोटल टाइम कितना रहेगा आपका? 15 डेज। आगे चलकर प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें क्या होने वाला है, ये जो है ना 60, ये टोटल अगर ये 12 के मल्टीपल में नहीं है, जैसा मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर सपोज यहां पर 54 होता, यहां पर सपोज 54 होता, 63 होता, इस टाइप का कुछ होता, सपोज फॉर एग्जांपल कुछ अदर फिगर होती, तो पैटर्न थोड़ा सा फिर चेंज करना पड़ता है। कैसे? जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। इन दैट केस क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस कुछ नहीं, क्या सिंपल होता है। टोटल मान लो एग्जांपल अपन एज्यूम करते हैं ये टोटल है 63, ये टोटल है 63, तो 12 के मल्टीपल में 63 से छोटा फिगर कौन सा बनता है? 60 बनता है। कौन सा बनता है? 60। तो आप क्या करोगे पर, वो 63 से छोटा 12 का मल्टीपल, 63 से छोटा 12 का मल्टीपल वो 60 आता है, तो अपन 60 यूनिट का हिसाब कर लेंगे। 60 यूनिट बन गया 15 दिन में। अब और कितने यूनिट बच गए? 63 में से 60 हो गए, बचे कितने? 3। ये 3 यूनिट कौन बनाएगा? तो उसके बाद ऑन 16th डे 16वें दिन पर दिन को कौन आएगा? काम पे कौन आएगा? जब 3 का स्लॉट होगा फिर आगे ए आएगा, और ए एक दिन में 3 बनाता है, आपको 63 बनाता है, ए आएगा अगले दिन 3 बनाएगा, काम खत्म हो गया, और आपको 16 दिन लग जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आगे उसका हिसाब होता है। क्वेश्चन आएगा, मैं डिस्कस करा दूंगा, बट ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। 7 सिंपल, ध्यान से देखना। ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। A alone can do a piece of work in 6 days. B alone in 8 days. B alone in 8 days. आगे देखो, A and B undertook to do it for rupees 3200। देखो, A को वर्क कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है 6 डेज का, B को वर्क कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है 8 डेज का। A को 6 डेज, B को 8 डेज। A and B undertook to do it for rupees 3200। A और B ने 3200 रुपये में काम लिया। With the help of C, किसका? With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? ऐसा आ गया। अब सोचो क्या होता है कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, दिखने में थोड़ा सा अलग दिखता है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली अगर अपन ने सोचा ना तो वर्किंग बहुत सिंपल है। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा सोचो, ये क्वेश्चन विद द राइटिंग आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। एज्यूम करिए सपोज पूरा का पूरा काम ए को ही करना है, सपोज पूरा काम ए को करना है, तो पूरे 32 मिल जाएंगे, 3200 रुपीज पूरे के पूरे किसको मिलेंगे? ए को। इन हाउ मेनी डेज? तो ओनली इन 6 डेज, ओनली इन
6 डेज बिकॉज ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर वो अकेला 6 दिन काम करता है तो पूरा का पूरा पैसा किसका रहेगा? ए का। किसका रहेगा? ए का। तो मैं ऐसा बोल सकता क्या? ए का 6 डेज का इनकम, ए का 6 दिन का इनकम 3200 रुपए, बराबर ना। और यहां पर वर्किंग टुगेदर अपने को 3 डेज दिया हुआ है, यहां पर एबीसी टुगेदर 3 डेज। एबीसी टुगेदर कितना है? 3। जब ए बी सी तीनों ने 3 दिन काम किया तो वहां पर ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 3 दिन काम किया, सी ने भी 3 दिन काम किया। इसका मतलब जो टोटल वेजेस रहते हैं उसमें से ए को 3 दिन के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ए का 6 दिन का इनकम 3200 है। ए ने अगर अकेले ने पूरा काम किया तो पूरा काम ए कर लेगा, 3200 लेगा। यानी ए के 6 दिन की इनकम 3200 है। 6 दिन के 3200 है, उसने यहाँ पर 3 दिन काम किया तो आपको उसको 1600 रुपए देना पड़ेगा। कितने देना पड़ेगा? 1600। सेम पैटर्न बी का हिसाब कर लीजिए। बी ने अकेले ने काम किया होता तो 8 दिन लगाता और वो 8 दिन में पूरा काम खत्म कर देता और पूरा 3200 रुपए ले लेता। यानी बी 8 दिन में 3200 रुपए का काम करता है, यानी एक दिन में 400 का काम करता है। एक दिन में 400 का काम करता है, 3 दिन में 1200 रुपए का काम बी कर लेगा, ठीक है। यानी जो 3200 रुपए पूरे अपने पास में आए थे, आउट ऑफ दैट 3200 1600 रुपए आपको ए को देना है, बचे हुए 1600 में से 1200 रुपए आपको बी को देना है और फिर जो 400 बच गए वो आपको सी को देना है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन है सी को क्या देना, यही तो पूछा था अपने को, ठीक है। अब यही सब मैं लिखता हूं, ए को क्या मिलेगा। तो ए ने वहां काम किया 3/6, 3 डेज आउट ऑफ 6 डेज, टोटल टाइम 6 था, 6 में से 3, तो 3/6 अगर वर्क किया तो पैसा भी 3/6 मिलेगा। तो 3200 का 3/6 ये बन गया 1600। सिमिलरली बी ने काम किया 3/8, 3 डेज आउट ऑफ 8, 3/8 किसमें से 3200, ये बन गया 1200, ठीक है। अब पूरा पैसा था 3200 रुपए, तो यहां पर अब जो बैलेंस बचा हुआ है 400 का, ये बैलेंस 400 का किसको मिलेगा? सी को। तो जो क्वेश्चन को सी को कितना पैसा मिलेगा, सी को क्या मिलेगा? तो सी को मिलेंगे 3200 रुपए, 3200। ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर। इक्वल टू 400, जो बैलेंस बचा है वो 400 रुपए सी को, ये बन क्वेश्चन का आंसर। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। इफ 6 men and 8 boys, क्या लिखा है? 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 26 men plus 48 boys can do the same piece of work in 2 days, ठीक है। ये दो इंफॉर्मेशन अपने को है दे दिया। The time taken by 15 men and 20 same type of work will be, in doing the same type of work will be। अब देखो 6 men 8 boys आते हैं तो 10 दिन लगता है, 26 men 48 boys आते हैं तो 2 डेज लगते हैं। तो फिर वो 15 men 20 boys को टाइम कितना लगेगा, ऐसा पूछा। तो देखो एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसा होता है, सोचिए। सपोज एक एग्जांपल मान लो आपके पास में ये वाला इंफॉर्मेशन नहीं होता, देखिएगा। सपोज मैंने आपको बोल दिया एग्जांपल क्वेश्चन सैंपल, 5 men and 18 boys can do the piece of work in 22 days, ठीक है। then 10 men and 36 boys can do the same piece of work in 5 men और 18 बॉयज थे, 22 दिन लगाते हैं। अभी 10 men और 36 बॉयज हो गए, यानी सिंपली क्या हुआ देखो, 5 men के हो गए 10 men, यानी men डबल हो गए। 18 बॉयज के 36 बॉयज, यानी ये भी डबल हो गए, यानी men भी डबल बॉयज में डबल। यानी सिंपल लैंग्वेज में काम करने वाले जो लोग हैं, कौन? काम करने वाले जो लोग हैं, जो वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है, वो डबल हो गए। और जब ये वर्क हो जाते हैं, वर्कर्स डबल हो जाते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा? हाफ। तो इसका आंसर बन जाता है आपका 11 डेज। बट सपोज मैंने अगर यहां लिख दिया होता कि भाई सपोज 10 men एंड 18 बॉयज ही है,
अब बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर मैं डिफाइन नहीं कर सकता। मैंने बोला था 5 मेन है और 36 बॉयज हो गए, बताओ क्या होगा। तो मैं डिफाइन, मैंने बोल दिया 4 मेन है एंड यहाँ पर सपोज 40 बॉयज हो गए, बताओ क्या होगा। तो मैं डिफाइन, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर एक सिंगल इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसा एक सिंगल नहीं थी, एक इंफॉर्मेशन थी ना, यस, तो ऐसे एक सिंगल इंफॉर्मेशन दी है और उसके ऊपर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो यहां पर जिस टाइप से वर्कर्स में चेंजेस हुए हैं, वर्कर्स में चेंजेस, वर्कर डबल टाइम हाफ, वर्कर हाफ टाइम डबल, वर्कर मान लो 1/2 हो गए तो टाइम 2/1 हो जाता है, बराबर ना। वर्कर डबल, डबल का मतलब 2/1, तो उधर टाइम हाफ हो जाएगा। वर्कर 3/4 हो गए, 3/4 हो गए, सपोज 3/4 हो गए, तो टाइम 4/3 हो जाता है। वर्कर 2/3 हो गए तो टाइम 3/2 हो जाता है। रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स इनवर्स, इधर 2/3 उधर 3/2, इधर 1/2 एंड हाफ, डबल, ठीक है, एक, तो ही आंसर आएगा। नहीं क्वेश्चन में आपको 5 मेन 18 बॉयज इक्वल टू 22 डेज, 10 मेन 37 बॉयज इक्वल टू एक्स, जो फिर अपन सॉल्व कर सकते को दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। जैसा ये है 6 मेन 8 बॉयज 10 डेज, 26 मेन 48 बॉयज 2 डेज, दो दिया ना। जब ऐसी दो इंफॉर्मेशन आती है और तीसरी है, तो अपने को यहां पर मेन और बॉयज इन दोनों की इफिशिएंसी है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहां पर वो मेजरमेंट ऑफ वर्क का कंसेप्ट लगेगा। मैं इसको लिख रहा हूं, बट इतना डिटेल राइटिंग आप लोग एग्जाम में नहीं करोगे, मस्ट करोगे, ध्यान से देखिएगा। 6 मेन 8 बॉयज 10 डेज है, यानी जो 6 मेन है, ये 6 मेन ने कितना काम किया, 10 डेज, तो 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 ये होगा 60 मेन, प्लस 8 इंटू 10 ये होगा आपके 80 बॉयज, ठीक है। आगे ये 60 मेन 80 बॉयज, ठीक है। आगे दिया 26 मेन 48 बॉयज 2 डेज, 26 मेन 48 बॉयज 2 डेज, सो 26 मेन 2 डेज, तो 26 इंटू 2, 26 इंटू 2 ये बन जाएगा 52 मेन, प्लस 48 बॉयज 2 डेज, तो 48 इंटू 2 दैट इज 96 बॉयज, ऐसा केस बन जाता है, ठीक है। यानी 52 मेन 96। क्वेश्चन ने ये दिया एंड डू द सेम पीस ऑफ वर्क, क्या लिखा था, सेम पीस ऑफ वर्क, एंड ये दोनों के बीच में साइन आएगा मेरा इक्वल टू का, ये दोनों होगा सेम। अब मेन एक साइड में, बॉयज एक साइड में लीजिए, और मेन और बॉयज के बीच में इफिशिएंसी में क्या पता कीजिए। ये 52 मेन है, ये 60 मेन है, तो वो 52 मेन आप लेफ्ट हैंड साइड में लाकर माइनस कर दीजिएगा, 60 माइनस 52, यहाँ बचेगा ओनली 8 मेन इज इक्वल टू 96 बॉयज में से 80 बॉयज अगर मैं माइनस कर देता हूं, तो वहां पर मेरे पास बचते हैं सिर्फ 16 बॉयज। क्या बचेगा वहां पर, सिर्फ 16 बॉयज। 8 मेन इज इक्वल टू 16 बॉयज, क्या 8 मेन इज इक्वल टू 16 बॉयज, ठीक है। अब इक्वल टू 16 बॉयज का मतलब यहां पर देखो 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज, 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज, बॉयज अपने पास में आ गया, इक्वल टू 2 बॉयज आ गया, बराबर। अब ये ना, इसको आपको यूज करना है, इसको अपने को यूज करना है, और इसको यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके नीचे जो जो मैं करूंगा ना राइटिंग, इसके नीचे अब मैं जो कर रहा हूं, ठीक है ना, वो सब आपको करना है। इस टाइप से मैं लिखता हूं ऐसा आपको नहीं लिखना, आप थोड़ा लॉजिकली ओरली करोगे। देखो सबसे पहले इसके नीचे क्या होता है, सबसे पहला काम टोटल वर्क, ठीक है, इज इक्वल टू 60 मेन और 80 बॉयज ने भी वर्क कंप्लीट किया हुआ है, और 52 मेन प्लस 96 बॉयज ने भी वर्क कंप्लीट किया हुआ है। देखो इन्होंने भी काम कंप्लीट किया था, इन्होंने भी वर्क कंप्लीट किया था, बराबर ना, यस नो। दोनों ने जब वर्क कंप्लीट किया हुआ है, तो ये आइदर ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो में से कोई भी एक पॉइंट आप यूज कर लीजिएगा टोटल वर्क के लिए। मान लो पहला मन ले लिया, सपोज कोई भी ले सकते हैं, सेकंड कोई भी ले लीजिए, ये फर्स्ट है,
ये सेकंड है, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 60 मेन प्लस 80 बॉयज, ठीक है। अब ये जो टोटल वर्क है ना, इसको अपने को कन्वर्ट करना है आइदर इन टर्म्स ऑफ मेन और इन टर्म्स ऑफ बॉयज, इन टर्म्स ऑफ मेन और इन टर्म्स ऑफ बॉयज। ये भी जनरली कन्वर्ट किस में किया जाता है, तो जिन लोगों से आपको वर्क करवाना है, यहां पर क्वेश्चन में वर्क करवाना था अपने को 15 मेन एंड 20 बॉयज से, दिया ना, टाइम बाय 15 मेन एंड 20 बॉयज। कभी यहाँ पर क्या सिर्फ बॉयज आता है, कभी कोई सिर्फ मेन आता है तो फिर बॉयज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ मेन आया तो मेन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मेन और बॉयज दोनों है, तो आप किसी भी, मान लो मैंने 60 मेन प्लस 80 बॉयज, 80 बॉयज, 80 बॉयज का बनता है 40 मेन, क्योंकि 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज, जितने बॉयज उससे हाफ मेन, 80 बॉयज 40 मेन। ये बन गया आपका पूरा 60 प्लस 40 100 मेन। ये होगा आपका टोटल वर्क यानी टोटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब एक होता है अपने पास में इसके आगे अवेलेबिलिटी, अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल यानी किससे काम करवाना है, अवेलेबल। अब क्वेश्चन करवाना अपने को 15 मेन प्लस 20 बॉय प्लस 20। अब ये रिक्वायरमेंट किस में निकाला आपने, मेन में, तो ये अवेलेबिलिटी भी निकालना। देखो ये 15 मेन आ गए प्लस 20 बॉयज का मतलब होते हैं 10 बॉयज इज इक्वल टू, सॉरी ये 10 मेन, तो 15 प्लस 10 25 मेन। देखो रिक्वायरमेंट टोटल वर्क है 100 मेन का, अवेलेबिलिटी है 25 मेन की, काम है 100 लोगों का, अवेलेबिलिटी है 25 लोगों की, तो लगने वाला टाइम, तो इसके नीचे आएगा रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू टोटल वर्क था 100 m, अवेलेबल है 25 m, तो टाइम लग जाएगा 4 डेज का, ठीक है। अब आपको क्या है, देखो इसमें से ये जो मैंने यहाँ लिखा ना इतना डिटेल, ये वाला ये स्क्वायर बना दिया ब्लू वाला, टोटल वर्क एंड अवेलेबिलिटी, इतना डिटेल राइटिंग आप लोग एग्जाम में नहीं करोगे, ठीक है ना। ये इफिशिएंसी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखो यहाँ तक तो करना, 1 इक्वल टू 2 बॉयज करना ही, कोई इशू नहीं है, ये करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये जो मैंने लिखा ना, ये आपको नहीं करना है, फिर आप कैसे। अब देखो मैं सिंपल तरीके से एकदम इजीली आपको करके बता देता हूं, और डायरेक्ट आपको पता है ना 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज, और देखो 1 हाफ एंड डबल का केस बहुत आसान है। काम करता हूं, क्वेश्चन को बॉयज में कन्वर्ट करता हूं, ध्यान से देखिए किसमें, बॉयज में। मान लो ये 60 मैन है, 60 मैन का मतलब डायरेक्ट ये टोटल वर्क, ये ओरली कर रहा हूं, ये ओरली कर रहा हूं। 60 मैन का मतलब 120 बॉयज होगा डबल, क्योंकि 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज है, 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज, तो 60 मैन इक्वल टू 120 बॉयज बनते हैं, तो 120 प्लस 80, 120 प्लस 80 ये होगा 200 बॉयज, यानी टोटल बॉयज का। और बस इसको से डिवाइड कर दो, अवेलेबल कितना, 15 मेन एंड 20 बॉयज, तो 15 मेन यहाँ लिखा हुआ है 15 मेन, अब 15 मेन का मतलब होता है 30 बॉयज, और ये अलग से 20 बॉयज और आएंगे, जो 15 मेन है वो 30 बच्चों का काम कर लेते हैं, और 20 बॉयज अलग से, 30 और 20 कितने हो गए 50, यानी अवेलेबिलिटी में, अवेलेबिलिटी 50 बॉयज, तो 20/50 कितना बन जाता है, काम खत्म हो गया। यानी आगे डायरेक्टली यहां से शुरुआत करना, बस ये 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज, उसके बाद सीधा 200/50 4 क्वेश्चन सॉल्व। ये बीच का नहीं लिखा तो भी चलता है। कुछ क्वेश्चंस में रिलेशनशिप, ये जो 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज है ना, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है, पॉइंट में आता है, इन दैट केस इस टाइप से थोड़ा बहुत लिखना पड़ सकता है। बट अगर पॉसिबल है कि वो जो भी हाफ रिलेशन आता है आप ओरली कन्वर्ट कर सकते हो, तो ओरली कीजिए, टाइम बचता है, होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो अब तो फाइल आपके ऐप में से डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसके आगे जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए एक बार कर लो, कितने सॉल्व रहेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में मैं फिर से आपको डिस्कस करा दूंगा, इसको ध्यान रखना, चलेगा। यस चलो ठीक है, थैंक यू।